कितने अलग अलग किस्म के आईसीयूज होते हैं? जैसे बिकॉज मुझे पता है कि न्यूबॉर्न बेबीज के अलग 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 होते हैं, निक्यू कहते हैं उसको। यस यस आईसीसीयू होता है। Yes. ऐसे कितने अलग अलग आईसीयूज होते हैं और उनकी क्या क्या रोल्स होते हैं? यस और सो क्यों होते हैं अलग अलग? क्यों अलग अलग होता है? ओके, कितने अलग होते हैं? वी कैन क्लासीफाई देम एज यस यू स्टार्टेड एज न्यूबॉर्न, सो न्यूबॉर्न बेबीज का एक अलग आईसी होता है बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज निक्यू, दैट इज न्यूनेटल इंटेंसिव केयर। तो फर्स्ट 28 डेज जब बेबी बॉर्न होता है तो उसे न्यूनेट कहते हैं। सो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर अलग होता है स्पेशली बिकॉज न्यूनेट्स के डॉक्टर्स भी अलग होते हैं। ओके, उनके लिए जो स्टाफ लगता है, जो सिस्टर्स लगता है, उनकी एक्सपर्टीज लगती है, वो भी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल बात ले लो, मुझे यहाँ पे एक वेन लगाना है, आईवी कैनुला लगाना है और उसी बच्चे को लगाना है, तो वो कितना छोटा रहेगा और मुझे मेरी एक्सपर्टीज यहाँ पे डालने में या फिर किसी और की एक्सपर्टीज एक छोटे से वेन को कैलकुलेट करने में अलग होती है। ओके, आई कैन नॉट पुट दैट बिकॉज आई एम नॉट स्पेशलाइज इन दैट। या फिर कोई एडल्ट फिजिशियन के जो डोसेस होते हैं वो छोटे बच्चों को ऑफकोर्स यूज़ नहीं होंगे, और छोटे से ये और छोटे न्यूनेटल इंटेंसिव केयर, सो लेस देन 28 डेज, तो उनको एक बहुत ही प्रिसीजन बेस्ड, बहुत ही नीश स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स लगते हैं। एंड सिस्टर्स भी वही होते हैं जो इस तरह के छोटे 500 ग्राम्स 1000 ग्राम्स वाले बेबी को सर्वाइव करने में हेल्प कर सके। सो दोज आर न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स। इसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े आ जाते हैं, वो आ जाते हैं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में। यूजुअली पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट इन आवर कंट्री 12 से 16 साल तक बच्चों को एडमिट करते हैं। उसके बाद एवरीथिंग कम्स इनटू द एडल्ट आईसीयूज। अब एडल्ट आईसीयू जब आता है तो उसमें अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे मेडिकल आईसीयू, रेस्पिरेटरी आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, कार्डियक आईसीयू एंड न्यूरो आईसीयू। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रेन हेमरेज का केस आ गया एंड प्राइमरली ब्रेन हेमरेज का ही प्रॉब्लम है, मतलब उसके अदर सिस्टम्स इन्वॉल्व नहीं है, तो वो न्यूरो आईसीयू में जाता है। अगर कोई समझ लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का केस आ गया जैसे कोविड डेज में, तो रेस्पिरेटरी आईसीयू, तो रेस्पिरेटरी आईसीयू में वेंटिलेटर्स ज़्यादा होते हैं बिकॉज लंग्स को सपोर्ट देने वाला मेन होता है वेंटिलेटर। सो मेन वेंटिलेटर्स वहाँ पे होंगे, डॉक्टर्स भी पल्मोनरी मेडिसिन वाले होंगे, तो उस तरह के डॉक्टर्स, उस तरह का स्टाफ, उस तरह की मशीनरी वो स्पेशलाइज आईसीयू में होती है। एंड ये इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज अलग अलग आईसीयू का इन्फेक्शन रेट अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं रेस्पिरेटरी आईसीयू और न्यूरो आईसीयू को मिक्स करूंगा। समझ लो बंदा एक आ गया है ब्रेन इन्फेक्शन से और 2 आईसीयू के बेड में स्पेसिफाइड डिस्टेंस रखा है, फिर भी चांसेस है कि ये बंदा जिसको लंग इशू है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, ही कैन पास ऑन दैट लंग इन्फेक्शन टू समबडी नेक्स्ट हु इज प्रोबेबली न्यूरो पेशेंट, ही डिड नॉट कम ऑफ इन्फेक्शन, बट कल इसको इन्फेक्शन लग सकता है बिकॉज क्रॉस ओवर ऑफ इन्फेक्शन। सो ये इन्फेक्शन भी क्रॉस ओवर हो ना हो, इसलिए देर आर सेपरेट जोन्स ओनली। सो न्यूरो पेशेंट्स आर बेसिकली नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट्स, वो प्राइमरली ब्रेन के केस से आए। अगर हार्ट पेशेंट्स भी पकड़ लो आप, कोई हार्ट अटैक से आया तो कार्डियक आईसीयू सेपरेट होता है, आईसीसीयू कहते आईसीसीयू, तो इंटेंसिव केयर कार्डियक यूनिट या फिर इंटेंसिव केयर न्यूरो यूनिट। सो एवरी हॉस्पिटल ट्राइज टू मेक डिमार्केशन इन सच केसेस एज मच एज पॉसिबल इन देयर कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बट मेन होता है कि एडल्ट आईसीयूज, पीडियाट्रिक आईसीयूज एंड एनआईसीयू तो बेसिक सेपरेट होते ही है। एंड देयर आर सर्जिकल आईसीयूज ऑल्सो। सर्जिकल आईसीयूज मतलब ऑपरेशन का जब पेशेंट जाता है और जब एनेस्थीसिया से बाहर आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 70 to 80% ऑफ द टाइम्स वो एनेस्थीसिया से बाहर आने के बाद ऑपरेशन थिएटर से डायरेक्ट उसके रूम में जाता है। इट डज गो टू द वार्ड्स, आईसीयू में नहीं आता। बट कभी कभी वो पेशेंट के कुछ वाइटल पैरामीटर्स मॉनिटर करने ज़रूरी होते हैं ऑपरेशन के बाद। मे बी ऑपरेशन वॉज डिफिकल्ट, मे बी ऑपरेशन में ब्लड लॉस हुआ है, मे बी ऑपरेशन में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हुआ है, या फिर पेशेंट को पहले से ही बड़ी बीमारियां थी, जैसे कि उसको अनकंट्रोल डायबिटीज़ था, उनका हार्ट का इश्यूज़ था। तो ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद उनकी पुरानी वाली बीमारियां अनसरफेस हो जाने को ईजिली हो जाती है। मतलब अगर कोई हार्ट का पेशेंट है और अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, सो इट्स अ स्ट्रेस फॉर हिम। सो नेक्स्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स उसको हार्ट को ठीक से मॉनिटर करना ज़रूरी है। सो वो ऑपरेशन के बाद एक सर्जिकल आईसीयू में आएगा जहाँ के हार्ट वाले डॉक्टर भी आके उसको देखेंगे। सो दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस, नाउ दीज पेशेंट्स आर नॉट सीरियस। तो ऐसे हमेशा लगता है कि आईसीयू में सीरियस पेशेंट्स ही आएंगे, ये पेशेंट आगे जाके सीरियस हो सकते हैं। सो बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन, देयर आर सर्टन प्रेडिक्शन के स्कोर्स जो होता है, जो हम कैलकुलेट करते हैं कि ये पेशेंट का प्रेडिक्शन कोर्स या फिर स्कोर फॉर दिस काइंड ऑफ इलनेस इज मोर, सो इसको बाई सेफ साइड के लिए आईसीयू में रख दो। सो नॉट ऑलवेज पेशेंट्स इन आईसीयू आर द पेशेंट्स हु गेट सीरियस, मे गेट सीरियस वाले भी आईसीयू में हम एडमिट करते हैं। तो सर्जिकल आईसीयूज में टिपिकली ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मॉनिटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, एंड देन आफ्टर 1 day एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज सेटल, वी शिप देम बैक टू द रूम, टू द वार्ड। ओके, Yeah. मुझे ये बताइए कि प्राइमरीली
किस तरह के पैरामीटर्स एक डॉक्टर चेक करता है Yes. जहाँ पे वो डिसीजन लेते हैं कि ओके इस पेशेंट को आईसीयू में जाना है या इस पेशेंट को वार्ड में जाना है? या ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिकॉज नॉर्मली जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, कोई सीरियस पेशेंट आता है या फिर वॉकिंग भी आता है, तो पहले मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% ऑफ द पेशेंट्स गो टू द कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, विच इज़ द इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट. नॉर्मली हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे ही होता है, बिकॉज इट्स अ कैजुअलिटी. वहाँ पे जाने के बाद उसका ट्रायज होता है. ट्रायज मतलब उन्हें देखा जाता है कि ये पेशेंट कितना सीरियस है, इसे इमीडिएट क्या नीड है, इमीडिएट स्टेबलाइजेशन की नीड है क्या, या फिर थोड़ा सा रुक के स्टेबलाइज करके आगे का प्रोसीजर किया जा सकता है. वहाँ पे मेनली डिसाइड होता है कि ये पेशेंट आईसीयू में जाएगा वहाँ से, या फिर डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, या फिर डायरेक्टली एंजियोप्लास्टी के लिए जाएगा, सो या फिर स्टेबल है तो वार्ड में जाएगा. तो रेस्पिरेटरी यूजुअली पैरामीटर्स जो होते हैं वो अपने सिस्टम्स पे ही डिपेंड होते हैं. ब्रेन, हार्ट, लंग, किडनीज एंड लिवर. मोस्ट कॉमन पैरामीटर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ब्लड प्रेशर. अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है या फिर बहुत ज़्यादा लो है, यूजुअली 90 सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक 40 या 60 के नीचे है, तो वो क्लासीफाई होता है कि वो बंदा मॉनिटरिंग के लिए आईसीयू में जाए. या फिर ब्लड प्रेशर 200 या 180 से ऊपर है एंड नीचे का ब्लड प्रेशर 110 से ऊपर है, तो वो क्लासीफाई होता है कि वो आईसीयू में जाए. इसके बीच वाले दे कैन गो टू द वार्ड. बट नॉट ओनली ब्लड प्रेशर, इसके साथ हम लोग उसका पल्स रेट देखेंगे, उसका रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे. अगर रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, इज ब्रीदिंग फास्ट, उनको ऑक्सीजन लग रहा है. अब ऑक्सीजन थोड़ा सा लग रहा है, मिनिमल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या 1 to 2 लीटर हम लोग जिसको बोलते हैं, नाक की नली से थोड़ा सा लगाते हैं, दैट मच ऑक्सीजन इज इनफ, हम लोग वार्ड में केयर कर सकते हैं. बट मास से ज़्यादा ऑक्सीजन लग रहा है, जब वो कैजुअलिटी में आया तभी ऑक्सीजन लग रहा था, 1 घंटे बाद उसको ज़्यादा ऑक्सीजन लग रहा है, तो देन वी प्रेडिक्ट कि इनको ज़्यादा मशीन की सपोर्ट हो सकती है, तो आईसीयू में जाए. एंड देर आर अदर पैरामीटर्स रिलेटेड टू द हार्ट एज वेल. इफ द पेशेंट हैज़ चेस्ट पेन, if ECG shows any problems related to the heart, मतलब attack or something kind of that, heart attack, तो immediately goes to the wards. All brain cases, whether stroke, that is paralysis, या फिर impending paralysis, या फिर minor paralysis. Impending paralysis क्या? Impending paralysis मतलब उनको एक minor stroke आके गया, उनको पता नहीं चला. उनको पता चला, वो वापस ठीक हो गया. There are many cases where जिसको हम transient ischemic attack कहते हैं. Okay. ट्रांजिएंट मतलब थोड़े टाइम के लिए ब्रेन अटैक में आ गया एंड ब्रेन अपने आप वापस रिकवर कर गया. अभी वो चल के आए और हमें कहते हैं कि मुझे थोड़ी देर पहले मेरा हाथ नहीं चल रहा था, थोड़ी देर पहले मेरी जीभ भारी हो गई थी, ज़बान भारी हो गई थी, एंड अभी ठीक हो गया, अभी मैं वापस आ गया हूँ. थोड़ी देर पहले मेरे छाती में दर्द हो रहा था, अभी ठीक हो गया, मैं वापस आ रहा हूँ. सो दीज आर इम्पेंडिंग केसेस वेयर 48 आवर्स में दिस थिंग्स कैन रिकर. सो सच पेशेंट्स आर वेरी typical patients which may get second heart attack or may get a second stroke again. So warning signs होते हैं. So there are certain warning signs which we pick up and then decide अभी तो stable है लेकिन आईसीयू में मॉनिटर करना ज़रूरी है, बिकॉज मॉनिटरिंग लगता है इसलिए आईसीयू में जाता है. एंड देर हैविंग केसेस जो गलती से अगर कभी कभी वार्ड में चले गए या फिर दे डू नॉट द हिस्ट्री ठीक से दिया नहीं है पेशेंट ने, या फिर हिस्ट्री निगलेक्ट किया है. एंड देर हैव बीन केसेस वेयर दे गो टू द वार्ड्स, उन्होंने हिस्ट्री में बोला नहीं था कि उनको चेस्ट पेन हुआ था समथिंग, एंड देन सडनली दे कोलैप्स इन द वार्ड एंड देन वी हैव टू रश देम टू द आईसीयू गिविंग अ सीपीआर एंड ऑल. So initial history and assessment and searching for the warning signs and looking for the vital parameters which lead to ICU is more important. So मैं हमेशा कहता हूँ कि ICU से डरने से ज़्यादा important है कि ICU सेफ्टी. Okay, even अगर safety from the point of view of the patient, safety from the point of view of the doctors as well. Correct. Because the doctors feel comfortable. अगर वो patient आने के बाद डायसी है तो अगले 12 घंटे तो ICU में निकाले. लेट द थिंग स्टेबलाइज आफ्टर 12 आवर्स. 12 घंटे के बाद वापस रूम में जहाँ पे लगे, जब तक कुछ रिपोर्ट्स आ जाए, कुछ इन्वेस्टिगेशंस आ जाए, आईसीयू के डॉक्टर्स थोड़ा कुछ घंटे तक बीपी मॉनिटर कर ले, सब स्टेबल है भाई, अभी सेफ लग रहा है, एंड देन सेफ्टी के लिए वापस वार्ड में जा सकते हैं.